Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This pretty face is Tanu Thakur and I am back with another video. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो न्यू नर्सिस को पता होनी चाहिए और जो मैंने ऑन द वे ऑफ माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस सीखी हैं। मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत भी मुझे पहले से आइडिया होता तो शायद मैं और अच्छे से चीज़ों को टैकल कर पाती। These are like mini tips. This does matter in the long run. So doing further ado, let's get started. Number one tip is, I know ये आपको बहुत लोगों ने पहले बोला भी होगा एंड आपने पढ़ा भी है, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर पेशेंट। तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप किसी वार्ड में काम कर रहे हो और आपके पास इनफैक्ट वो दूसरी नर्स के पास भी सेम नेम के पेशेंट हैं, हमेशा गो विद द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपकी पेशेंट आईडी होती है, हमेशा उसको फॉलो करना है। अगर आपके वार्ड में आईसीयू में दो सेम नेम के पेशेंट है, गो विद सरनेम, आइदर गो विद द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। कई बार आप कुछ क्रॉस मैच भेजना है, कुछ सैम्पल्स भेजने हैं, कुछ क्रिटिकल रिपोर्ट आई है, कुछ क्रिटिकल न्यूज़ ब्रेक करनी है, तो आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि दो पेशेंट्स हैं जिनके सेम नेम है और आउट ऑफ स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा बिजी हो तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं एंड वी कैन नॉट अफोर्ड अ मिस्टेक। इफ़ यू आर अ नर्स यू बेटर नो इट। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर पेशेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी दिन पेशेंट कम है, ट्राई टू नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ योर पेशेंट। अगर आप थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री को वो करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे कि ये टेस्ट क्यों लिखा है या फिर इस पेशेंट के लिए ये मेडिकेशन क्यों है, तो आपका कहीं ना कहीं वो जो क्यूरियोसिटी है वो आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए, सो दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर पेशेंट टू लेके आपका जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप जो भी मेडिकेशन आप समझ पा रहे हो कि ठीक आपका सारा मेडिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, पास मेडिकल हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है, एलर्जीज भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द टैप फॉर्म। अगर इसको सिंपल वर्ड में कह ले, फॉर रिसेस और नॉट फॉर रिसस्किटेशन। पेशेंट फाइल होती है, उसमें पहले ही अटैच होता है टैप फॉर्म। कुछ लोग का वो होता है आउट ऑफ कंसेंट, आउट ऑफ देयर ओन विल, वो कुछ भी ऐसी स्टेज आती है जहाँ उनको रिसस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो दे डोंट वांट टू गो फॉर इट। तो आपको वो पता होना बहुत ज़रूरी है अपने पेशेंट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी का है डू नॉट रिसस्किटेट और आपको टैप फॉर्म के बारे में पता ही नहीं है और आपको पता ही नहीं है कि फॉर रिसस है और या नॉट फॉर रिसस है, पीपल आर डूइंग सीपीआर साइकिल्स ऑन दैट पेशेंट, सो you are not respecting the patient's consent, you are not respecting the patient's will, or which is against the protocol। so बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम उस केसेस में हो सकती है। तो टैप फॉर्म के बारे में पता होना आपको बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की विल क्या है, इफ़ दे आर एट एंड ऑफ लाइफ और इफ़ दे आर इन अ क्रिटिकल सिचुएशन, इफ़ देयर आर लेस चांसेस ऑफ पेशेंट बीइंग सर्वाइव ऑल दीज थिंग्स। सो इन केस आपका टैप फॉर्म के बारे में कुछ भी क्यूरियोसिटी और आपको लगता है वो साइन नहीं हुआ है एंड डॉक्टर ने उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज आप नहीं चाहते कि आप एक ऐसी प्लेस पे जाओ कि जहाँ सब आपको क्वेश्चन करें कि अगर आपको पता था तो आपने पूछा क्यों नहीं। और अगर कोई मना कर रहा है आपको कि ठीक है वील डिस्कस इट लेटर और ये इतना मैटर नहीं करता, ऑलवेज डॉक्यूमेंट दैट पॉइंट कि आपने ये मैसेज इस बंदे को या इस डॉक्टर को या इस इंचार्ज को या इसलिए सीनियर नर्स को पास किया था एंड दे सेड दिस। उसको स्टेटमेंट बना के यू हैव टू डॉक्यूमेंट फॉर योर ओन सेफर साइड। सो टैप फॉर्म इज़ रियली इंपॉर्टेंट और आप उसके बारे में जाते ही अपने पेशेंट के टैप लिख के रखो कि हु इज़ फॉर रिसेस और हु इज़ नॉट फॉर रिसेस। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ नेक्स्ट ऑफ किन। कौन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जिसको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है या जिसको जो भी आपसे डिटेल्स लेनी है, बिलिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टेटस। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एनएचएस में ऐसा है, नेक्स्ट ऑफ किन का नंबर होता है एंड ऑल जो भी नेम लिखा होता है, बट हम हमेशा पेशेंट से पूछ के ही उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर पेशेंट हैज़ जीसीएस ऑफ 15, आपके पेशेंट से पूछ के ही इंफॉर्मेशन शेयर करो कि आपके घर से ऐसी कॉल आई है, ये नाम बताए, वो बोल रही है आपकी बेटी, आप चाहते हो उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। और ये चीज़ को आपको डॉक्यूमेंट भी करना है कि आपने पेशेंट का कंसेंट लिया था इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी जाके कुछ भी ऐसा सच प्रॉब्लम होती कि पेशेंट की जान को रिस्क था एंड आपने उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी किसी नर्स ने और इस वजह से उसको ये कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े, तो आपके पास कुछ नहीं होगा सिवाय उस डॉक्यूमेंटेशन पेपर के जिसमें आपने लिखा होगा नेक्स्ट ऑफ किन का पता रखने से लेके नेक्स्ट ऑफ किन किसको आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, आपको वो सारी चीज़ें भी डॉक्यूमेंट करनी है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ पेशेंट्स एलर्जीज। तो यहाँ पे
पेशेंट को काफ़ी चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। नट्स से एलर्जी होती है किसी को ब्रोकली से एलर्जी है, किसी को लाइक किसी छोले से एलर्जी है, किसी को राजमा से एलर्जी है, किसी को किसी स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जी है। तो आपको मेडिकेशन एलर्जी तो हमने बहुत सुना है, बट फूड एलर्जी इज़ अ थिंग। व्हेन आई केम हेयर इन यूके आई रियलाइज दैट, बिकॉज बीइंग इन इंडिया हमें इतना ज़्यादा फूड एलर्जी का इतना प्रॉब्लम नहीं होता। इट्स वेरी रेयर इफ़ पीपल हैव लाइक फूड एलर्जीज, बट इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग अब्रॉड यू विल रियलाइज पेशेंट हैज सर्टेन टाइप ऑफ एलर्जीज। बट फॉर योर सेफर साइड वहाँ पे भी इंडिया में भी हो सकता है कि पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको किसी चीज़ से एलर्जी है। अगर फूड की नहीं है तो मेडिकेशन एलर्जी के बारे में तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और यहाँ पे रेड आईडी बैंड होता है पेशेंट को अगर कोई एलर्जी है तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आपका जो भी हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो भी आईडी बैंड होता है वो हमेशा आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे होना चाहिए, सो दैट अगर आप जा भी रहे हो और आप देख भी रहे हो तो आपको रियलाइज़ हो जाए दिस पेशेंट हैज़ एलर्जी। और अगर किसी को फॉर एग्जांपल किसी को पेंसिलिन लाइक पेंसिलिन रिलेटेड जितनी भी ड्रग्स है उनसे एलर्जी है तो किस टाइप का कॉम्प्लिकेशन उससे उसको होता है। इनफैक्ट अगर आपका पेशेंट एलर्जिक भी नहीं है और आप कोई एंटीबायोटिक स्टार्ट करने जा रहे हो, गो विद अ स्लोअर रेट। ऐसा नहीं कि आपने एकदम से एंटीबायोटिक पूरा आईवी के थ्रू दे दी एंड इट वाज रियली हार्श ऑन द वीन्स। इनफैक्ट पेशेंट को पहले कभी एलर्जी नहीं थी, सडनली ही स्टार्टेड डेवलपिंग रैशेस और ही गॉट रेडनेस और इन्फ्लामेशन। तो इट्स बेटर टू गिव द एंटीबायोटिक स्लोली रादर देन रशिंग योर लाइक ड्रग सबमिशन। और उसको चक्कर में पेशेंट को एलर्जी हो गई, दैट माइट बी काउंटेड एज अ इंसिडेंट और इन फैंसी वर्ड इट वुड बी काउंटेड एज अ डे टेक्स। So I would highly recommend you to know the patient allergies. Moving on to the next point, that is past medical history. तो past medical history मैंने पहले पॉइंट में भी बताया, बट कुछ past medical history ऐसी होती है जिनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को स्ट्रोक हुआ है 2018 में, इनफैक्ट 2020 में या उससे पहले भी। स्ट्रोक का कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बहुत रेयर होता है उसका कॉम्प्लिकेशन बॉडी में ना रहे। अगर आपने स्ट्रोक के बारे में पढ़ा होगा तो स्ट्रोक का कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन रह ही जाता है। तो स्ट्रोक हुआ था उसकी वजह से, अगर आपको जैसे स्ट्रोक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर प्रीवियसली एमआई हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ रिस्क कि सेकेंडरी एपिसोड हो सकता है एमआई का। देयर इज़ अ रिस्क कि पेशेंट को दोबारा सेकेंडरी स्ट्रोक होने के बहुत चांसेस हैं स्ट्रोक के पेशेंट में। तो ऐसी कुछ भी मेजर हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल आर्टीरियल फिब्रिलेशन, एएफ हुआ था कभी, या फिर अस्थमा हुआ है एंड उसका क्या कॉम्प्लिकेशन, इनफैक्ट सीओपीडी है कभी हुआ है, या सीओपीडी का ट्रीटमेंट कभी चला है। तो दीज आर लाइक द मेन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पॉइंट। स्ट्रोक की वजह से अगर आपको एग्जांपल ले लेते हैं, किसी का एसोफेगस है, फूड पाइप है, वो काफ़ी नैरो हो गया, अब वो बैठ के ही खा सकता है, वो बिना ऐसे लाइक किसी भी टिल्टेड पोजीशन में नहीं खा सकता, और ऐसे वैसे खाने से उसको कफिंग होती है। तो आपको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में उसको स्ट्रोक हुआ था, दैट लेड टू दिस कॉम्प्लिकेशन। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में एमआई हुआ है तो वो किस मेडिकेशन पे है उसको ट्रीट करने के लिए। लाइक आई नो इट्स रियली बिजी कि आप इन सारी चीज़ों को टैकल कर पाओ। अगर आपके पास 1-to-1 पेशेंट है तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सीओपीडी है तो आप उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन का कितना रेट एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको रेज भी कर रहे हो कि सीओपीडी है तो पेशेंट का सैचुरेशन हमेशा 94-95 रहता है। व्हाट इज़ द स्केल 1 यू वांट टू गो फॉर और स्केल 2 यू वांट अस टू कंसीडर। you need to raise these questions and you need to ask these questions to yourself as well before leading to certain judgment। तो आपको पास मेडिकल हिस्ट्री जो मेन पॉइंट्स हैं वो तो ज़रूर पता होने चाहिए। ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डाइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ पेशेंट नील बाई माउथ होते हैं, नील बाई माउथ इन द सेंस लाइक एनजी पड़ी हुई है और उसके थ्रू फीड कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आपने हैंड ओवर लिया और यू आर गुड विद इट कि ठीक है एनजी से मुझे फीड एडमिनिस्टर करनी। यू नीड टू बी आस्किंग क्वेश्चंस, इवन इफ जो हैंड ओवर ले रहा है उसको नहीं भी पसंद आ रहा तो आपको भी फिर भी पूछना है कि ठीक है अगर एनजी है तो टिप ऑफ नोज पे कितनी है, एंड कंफर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है एनजी का, पीएच से कंफर्मेशन हुआ है, चेस्ट एक्सरे से कंफर्मेशन हुआ है, या फिर कौन सी फीड जा रही है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की फीड होती हैं और डिफरेंट रीज़न होता है हर फीड को एडमिनिस्टर करने का। और अगर पेशेंट लाइक कम्प्लीटली सेंसेस में है, जी
GCS 15 है, खा भी सकता है, आपको लग रहा है कि नॉर्मल है फिर भी NG क्यों? तो क्या पता उसका सॉल्ट असेसमेंट हुआ हो, स्वेलो असेसमेंट हुआ हो एंड पेशेंट हैज़ अ नैरो फूड पाइप, फिर वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, या फिर सॉल्ट ने लाइक असेसमेंट किया, उनने कहा ही और शी इज़ नॉट एबल टू ईट और नॉट सेफ टू ईट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ठीक है, NG इंसर्ट करने का मेन रीज़न था कि फीड मिले या फिर उसको कैलोरी इनटेक प्रॉपर हो, या फिर कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो आपको देनी है एंड पेशेंट नहीं खा पा रहा, या किसी का GCS 14 है एंड वो इसलिए लाइक खा ही नहीं रहा कुछ भी, ना दवाई खा रहा है ना खाना खा रहा है, तो इसलिए हमने इंसर्ट किए। तो आपकी डाइट में आपको पता होना चाहिए नील बाई माउथ है, ग्लूटेन फ्री डाइट है, वीगन डाइट है, प्लांट बेस्ड डाइट है, या फिर कोई नॉन वेज ही खाता है, कैलोरी इनटेक पूरा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, और अगर कोई कुछ खा ही नहीं रहा तो वाई वी आर नॉट गोइंग फॉर NG ट्यूब, और इफ़ वी आर गोइंग फॉर NG ट्यूब व्हाट इज़ द डाइट दे वांट टू प्रिफर, कौन से टाइप की फॉस्फोरस रिच डाइट देना चाह रहे हैं, सोडियम रिच डाइट है, लाइक किस टाइप की डाइट दे रहे हैं और क्या रीज़न है, एंड इनफैक्ट वो क्या टारगेट कर रहे हैं। और NG फीड के साथ लाइक डाइट में, नॉर्मल डाइट में तो लाइक पेशेंट अगर खाना खा रहा है तो किसी भी टाइप की टैबलेट्स खा सकता है, बट अगर आपके पेशेंट NG पे है यू नीड टू बी केयरफुल विद द मेडिकेशन एज वेल। कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो आप NG ट्यूब से नहीं दे सकते हो, दे शुड बी लाइक फिजिबल इनफ टू बी गिवन बाय द NG। ऐसा होता है कुछ भी ऐसा प्रिस्क्राइब होता है जो NG ट्यूब से नहीं दे सकते हो, यू नीड टू बी दैट मच अवेयर कि अच्छा ये ऐसा कैप्सूल है, मैं इसको लाइक अगर उसको प्रॉपर क्रश करके भी आप दे रहे हो, बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ गोना डाइल्यूट प्रॉपरली इन दैट कप एंड यू आर एबल टू गिव इट। सो ऑलवेज रेज क्वेश्चन इन योर माइंड एंड ऑलवेज आस्क बिफोर डूइंग एनीथिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेडिकेशन। यू शुड बी हैविंग प्रॉपर नॉलेज कि कौन सी मेडिकेशन आप दे सकते हो या कौन सी मेडिकेशन नहीं दे सकते हो, किस टाइप के न्यूट्रिशन पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए बीइंग अ गुड नर्स, बीइंग अ इंटेलिजेंट नर्स आई वुड से। टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी वार्ड में, आप किसी भी ICU में, आप किसी भी एरिया में काम कर रहे हो, वहाँ की कॉमनली यूज मेडिकेशन कौन सी है? अगर आप स्ट्रोक में काम कर रहे हो तो एस्पिरिन कॉमनली यूज मेडिकेशन है, क्लोपिड्राजल कॉमनली यूज मेडिकेशंस हैं, इट्स लाइक अ एंटी थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। जो मेडिकेशन है, आप गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में हो वहाँ लेंजाप्राजोल क्यों चल रही है, लैक्सेटिव्स क्यों चल रहे हैं, तो कुछ भी कॉमन मेडिकेशन है आपको पता होनी चाहिए। और इनफैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रिस्क्रिप्शन कैसे प्रिस्क्राइब होती है। 20 मिलीग्राम्स प्रिस्क्राइब होती है तो इस पेशेंट में होती है, अगर 10 होती है तो इसमें, सो दैट अगर कभी प्रिस्क्रिप्शन एरर है यू आर एबल टू फाइंड आउट द प्रिस्क्रिप्शन एरर एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको पता ही नहीं है कि राइट प्रिस्क्रिप्शन ये है और ये यहाँ पे मेडिकेशन कॉमनली प्रिस्क्राइब होती हैं, इस डोज में प्रिस्क्राइब होती हैं, इस रूट के थ्रू होती हैं, इस टाइम पे होती हैं, मॉर्निंग की है इवनिंग की है, तो आप प्रिस्क्रिप्शन में एरर फाइंड ही नहीं कर पाओगे एंड यू माइट एंड अप बीइंग इन अ सिचुएशन जहाँ आपसे मेडिकेशन एरर हो गया है। मेडिकेशन का तो आई वुड हाईली हाईली सजेस्ट यू बेटर बी फैमिलियर विद द मेडिकेशन दैट इज़ बीइंग यूज्ड इन योर डिपार्टमेंट। ये सारी चीज़ें बीइंग अ न्यू नर्स आपको पता होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट है गाइस, आप अगर आधे घंटे लेट भी अपने घर जा रहे हो, आधे घंटे लेट जाओ, बट ऑलवेज ट्राई टू डॉक्यूमेंट ऑल द थिंग्स। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी शिफ्ट पे बिजी होती हूँ मैं हमेशा एक छोटा सा पेज अपने पास रखती हूँ, उसमें मैं टाइम लिखती हूँ एंड इधर पे कमेंट्स लिखती हूँ। तो इनफैक्ट अगर मेरे पास 1 सेकेंड भी होता है ना, फॉर एग्जांपल 10:30 पे चेस्ट एक्सरे डन, तो मैं चेस्ट एक्सरे लिख दूंगी सो दैट 10:30 पे वो टाइमलाइन पे मैं मेंशन कर पाऊँ, वो डॉक्यूमेंट कर पाऊँ, सो दैट मुझे याद रहे। क्योंकि थ्रू आउट द डे अगर आप बिजी हो तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, सो दैट अगर आपके पास एक पेज है, अगर आप धीरे धीरे भी लाइक एक पॉइंट भी लिख देते हो एब्रीवेशंस में कि आपको याद आ जाए, और आप इसको एंड ऑफ द शिफ्ट में जब थोड़ा बहुत टाइम मिले और आप इसको डॉक्यूमेंट कर पाओ तो आप इसको डॉक्यूमेंट करो। अगर किसी ने, आपने किसी चीज़ को एस्केलेट किया है एंड वो जो भी है, अगर वो उस चीज़ पे वर्कआउट नहीं कर रहा या कुछ भी स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल कुछ भी स्टेटमेंट दिया कि दैट्स फाइन आई विल टेक केयर ऑफ इट, जस्ट डॉक्यूमेंट एज इट इज़। यू नीड टू सेव योर जॉब फर्स्ट, देन वरी अबाउट अदर्स, देन वरी अबाउट अदर थिंग एल्स। सिर्फ कॉपी पेस्ट करके टेपना नहीं, अगर कोई टेम्पलेट आपके पास है आपको उठा के वो नहीं टेपना, आपने अपना जो भी हुआ है रियल एंड
बिल्कुल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन करना है, एंड योर डॉक्यूमेंटेशन इज़ गोइंग टू सेव यू एंड योर जॉब, योर पिन एंड एवरीथिंग। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट हर जगह ही है। एज अ नर्स यू नीड टू बी लर्निंग हाउ इम्पॉर्टेंट योर डॉक्यूमेंटेशन इज। दैट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यू नो द थ्रिल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। इसमें बताना मत भूलना कि वीडियो कैसी लगी है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। बाय गाइस।